क्योंकि हम धमकी धमकी से डरने वाले नहीं जी। फिर भी सरकार को चाहिए कड़े कदम उठाना। मादरा साहब, चौटाला साहब का विराट देखा आपने, आप तो उसमें रहे हो। चौटाला साहब विराट में भी ये कहते थे कि भाई जो अपराध आज है ना, वैसे थे, हम तो बच्चे थे उस टाइम का, हमें तो पता नहीं, आप तो सरकार का हिस्सा थे, वो राज कैसा था? बेरोजगार नौजवान नशे की तरफ दौड़ता है जी। और नशे विषय में पड़ा हुआ फिर नौजवान अपराधी बन जाता है। हरियाणा प्रदेश की ये पवित्र धरा आज जंगल राज बन के रह गई है। कि खुद मुख्यमंत्री नायब सैनी ने आपको कई बार टिकट का ऑफर किया है कि भाई बीजेपी से लड़ लो, कलायत में बीजेपी से लड़ लो, कितनी सच्चाई है? मुख्यमंत्री की पकड़ कमजोर है, यानी कि ये तो कहते हैं ट्रिपल इंजन की सरकार। जी। इंजन की तो एक ही सरकार बहुत होती है। एक कंडेला गांव है, ऐसा क्या घटना घटी थी? कंडेला कांड का नाम भी दिया जाता है। और मैं कोई सत्ता का भूखा भी नहीं हूँ, मैं सत्ता मेरे पास से होकर के गुजरी है कई बार। 2014 का इलेक्शन क्यों हारे थे, बहुत बड़ी साजिश षड्यंत्र के शिकार हुए थे जी। वो किसी और के नहीं, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी अपने ही फूट में आ रही है, हम इंडियन नेशनल लोकदल के कुछ नेताओं की वजह से। चौधरी अभय सिंह चौटाला की जो इंडियन नेशनल लोकदल के सुप्रीमो है, उनको भी धमकी मिली है। हरियाणा प्रदेश में ऐसा लगता है कि ब्लड शेड हो रहा है जी। कि रोज गोलियों से भूने जा रहे हैं लोग जी। और सरकार का कोई कंट्रोल नहीं, सरकार हाथ पे आदर के बैठी है। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल 1977 में बने जी। और 1977 में जब वो बने, उन्होंने राज जो पर्दों के अंदर बैठे अधिकारियों को बाहर निकाला, जी, सड़कों पे जनता को लेके आया। चौधरी अभय सिंह चौटाला की बहुत बड़ी भूमिका थी, इस्तीफा दिया, आप भी उस टाइम बीजेपी में थे, आपने भी इस्तीफा दिया। जो इनेलो को समर्थन किया इनेलो ने किसानों का, और आपने भी समर्थन किया किसानों का, वो योगदान दिया नहीं लोगों ने आपको? कौन लोग थे? क्या डॉक्टर अजय सिंह चौटाला? मैं इस बातों पे बजाना नहीं चाहता, वो समय चला गया, ना ही उनको उठाने का कोई मुद्दा बनाने की कोई जरूरत नहीं है। वो दौर चला गया, उस दौर को भूल जाना ठीक है। जय ओम प्रकाश चौटाला यहीं पर थे और जब हमने वह जीत की सीट, कंडेला की सीट, जहाँ कंडेला पड़ता है, वो सीट हमने 2 बार जीती है जी। आप कहोगे कि फिर उसका क्या असर हुआ? अगर स्वर्गीय नफे सिंह राठी ने जब गुहार लगाई थी जी कि मुझे सुरक्षा दी जाए, मुझे इस प्रकार की धमकियां मिल रही हैं जी, तो मैं समझता हूं कि कंट्रोल किया जा सकता था। जो बंसीलाल का राज बना उसमें भी किसान आंदोलन हुआ था जी, उसमें भी लोग मारे गए थे। जो ब्रजलाल का राज था उसमें भी किसान मारे गए थे। जो ओम प्रकाश चौटाला का राज भी था, किसान ही बिखर गए जी। सही पूछो तो अब किसान अगर कोई आंदोलन करना चाहे तो नहीं कर पाते। जो इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यकर्ता है ना मात्रा साहब, 20-25 साल हो गए राज में नहीं आए, फिर भी आप कोई बात नहीं, कांग्रेस पार्टी को भी 15 साल हो जाएंगे। चढ़ता हरियाणा देखने वाले सारे प्यारे दर्शकों ने सोनू अजय बेनीवाल की राम राम। आज अपने साथ फ्रेम में मौजूद है इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी रामपाल माजरा जी। माजरा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल चढ़ता हरियाणा पर। बहुत बहुत धन्यवाद। माजरा साहब, अगर मौजूदा हालात की बात की जाए ना, हरियाणा में अपराध चरम सीमा पर है, कोई सुरक्षित नहीं है, चाहे व्यापारी हो, शराब के ठेकेदार हो, छोटा दुकानदार हो, आए दिन कोई ना कोई घटना हरियाणा में मर्डर की आती है। और कल की ही बात करें तो चौधरी अभय सिंह चौटाला की जो इंडियन नेशनल लोकदल के सुप्रीमो है, उनको भी धमकी मिली है। हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने 11 वर्ष हो गए हैं जी, और 11 वर्षों में बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंची है। हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 का सूबा बना है जी। हरियाणा प्रदेश में जब नौजवान बेरोजगार हैं जी, बेरोजगारी से त्राहिमाम नौजवान विदेशों को जाने लगे जी, और अब वहां भी रास्ते बंद हो गए जी, और नशा में की गिरफ्त में फिर नौजवान आ जाता है। बेरोजगार नौजवान नशे की तरफ दौड़ता है जी, और नशे विषय में पड़ा हुआ फिर नौजवान अपराधी बन जाता है जी। हरियाणा प्रदेश की ये पवित्र धरा आज जंगल राज बन के रह गई है जी, ये अपराधों की राजधानी बन के रह गई है और हरियाणा प्रदेश की जो व्यवस्थाएं हैं जी, वो लगभग बिगड़ चुकी हैं जी, क्योंकि किसानों को उनकी उपज के दाम नहीं। हरियाणा प्रदेश में आज स्कूलों में मास्टर नहीं, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, आज जल घर हैं तो जल बिल सुनने हैं, रजवाए हैं, माइनर हैं, टेल हैं, वो उनमें पानी नहीं जी। आज हरियाणा प्रदेश में बिजली घर हैं, बिजली गुल है, बिजली के बिल फुल हैं, यानी कि हरियाणा प्रदेश की सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। और आपने ये ठीक किया कि कितना अच्छा प्रदेश
शाइनिंग हरियाणा था जी आज हरियाणा प्रदेश के अंदर ना व्यापारी सुरक्षित है जी ना को कर्मचारी सुरक्षित है ना को राजनेता सुरक्षित है ना को ठेकेदार सुरक्षित है। जी पिछले दिनों ठेकों की बोली होनी थी, शराब के ठेकेदारों ने बोली देने से मना कर दिया इस बात के ऊपर कि उन्हें धमकियां मिल रही थी जी और हरियाणा के कोने कोने से खबर आ रही है कि व्यापारियों से फिरौतियां मांगी जा रही जी। और आपने जिक्र किया कि अभय सिंह चौटाला को भी धमकी मिली। हमारे अभय सिंह चौटाला को तो पहले भी धमकी मिली थी जी और इससे पहले स्वर्गीय नफे सिंह राठी को भी धमकियां मिली थी जी। उन्होंने सिक्योरिटी के लिए सरकार से गुहार लगाई थी, लिखित में दिया था जी, परंतु उसके ऊपर कोई कार्रवाई सरकार ने नहीं दी जी। और सरकार ने ऐसे लोगों को सुरक्षा मुहैया करवाई हुई है जी जिनको हरियाणा प्रदेश में कोई नहीं जानता। अपने मंजूर नजर लोगों को जी मन चाहे लोगों को सिक्योरिटी दी हुई है जी और उन्हें भी ये कह करके दी हुई है कि उन्हें भी धमकियां मिल रही हैं जी। जब इतने लोगों को धमकियां मिल रही है, सिक्योरिटी दी हुई है तो आज तक गिरफ्तारियां क्यों नहीं हो रही जी? वो अपराधी मिल क्यों नहीं रहे जी? सरकार इस मामले में फेल है जी। हरियाणा प्रदेश के जी। जिस प्रकार से हमारे सामने अभय सिंह चौटाला को दोबारा से धमकी दी गई है जी, तो इन धमकियों का तो उन पे मैं नहीं मानता कोई असर होगा और हमारी पार्टी पे कोई असर होगा क्योंकि हम धमकी से डरने वाले नहीं जी। फिर भी सरकार को चाहिए कड़े कदम उठाना जी। प्रदेश की जनता को सुरक्षा मुहैया कराना जी। सबसे पहले जीवन माल की सुरक्षा नहीं होगी, नागरिक सुरक्षित नहीं होंगे जी। तो वो प्रदेश आगे जा ही नहीं सकता। इसलिए सरकार को कड़े कदम उठाना चाहिए और आपराधिक गतिविधियों के ऊपर इन बड़े बड़े अपराधी हैं उन पे अंकुश लगाना चाहिए। और मैं ये मान के चलता हूँ कि हरियाणा एक बहुत ही कठिन, नाजुक और संकट के दौर से गुजर रहा है। मादर साहब, जैसे अपराध इतना चरम सीमा पे हरियाणा में, फेलियर प्रशासन का फेलियर मानते हो या सरकार का फेलियर मानते हो? मुख्यमंत्री ठीक से कोऑपरेट नहीं कर रहे, कारण मुख्यमंत्री की पकड़ कमजोर है, यानी कि ये तो कहते हैं ट्रिपल इंजन की सरकार जी। इंजन की तो एक ही सरकार बहुत होती है जी। अगर इंजन मजबूत है, हरियाणा का मुख्यमंत्री मजबूत है और उसकी नकेल सारे अधिकारियों पर ठीक से है, चुस्त और दुरुस्त है जी, वो एक बहुत ही कुशल प्रशासक है, तो मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री का मजबूत होना बहुत जरूरी है और उसके बाद उसका अधिकारियों के ऊपर भी नकेल डालने का कौशल उसमें होना चाहिए। वो एक अनुभवी होना चाहिए जिससे अधिकारी उससे की बात को माने। आज हरियाणा प्रदेश में ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री तो नायब सिंह सैनी जी हैं जी और हमारे इलाके के भी हैं जी जी, और परंतु लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री तो दिल्ली में बैठा है जी, कि श्रीमान मनोहर लाल जी की चलती है जी हर बात में जी। और मैं ये मान के चलता हूँ पहले भी इस प्रकार के अनुभव हरियाणा प्रदेश में हुए हैं। ऐसे मुख्यमंत्री जब बनाए जाते हैं तो उन्हें दिल्ली से हुक्म प्राप्त करना होता है जी। हर बात पे सलाह मशवरा करना होता है, हर बात के ऊपर आदेश दिल्ली के लिए जाते हैं जिससे वो अपने विवेक से काम नहीं कर सकते। फौरी तौर से एक्शन लेने में वो असमर्थ हो जाते हैं कि वो तो कुछ एक्शन लेना चाहते हैं और दिल्ली सरकार की मंशा कुछ और हो तो इसमें ससोपंज हो जाता है जी। मैं ये मान के चलता हूँ कि हरियाणा प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार फेल हुई, हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेल हुई, हर मुद्दे के ऊपर ये हरियाणा प्रदेश को फेल करके रख दिया। जैसे चुनाव चल रहा था ना मात्रा साहब, लोगों के बीच में जाने का हमें मौका मिलता था, सर्वे भी करते थे। एक बुजुर्ग ने बुलाया मुझे, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, कांग्रेस की लहर है लोग ये कहते हैं, लेकिन चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, जब भी इनका कोई मुख्यमंत्री बनेगा ये चलते हैं केंद्र से। आप हरियाणा की जो पार्टी है, जो प्रदेश की पार्टी है, उनको ज्यादा सपोर्ट कराओ, लोग उनको वोट करके, ताकि उनके ऊपर कोई प्रेशर डालने वाला नहीं होता है। कुछ ऐसा है क्या? आपको पता है कि हरियाणा प्रदेश में लहर तो कांग्रेस की थी जी। बहुत से लोग कहते थे 70 सीटें आएंगी, को कहता 75 आएंगी जी। और लहर कांग्रेस की और सरकार भारतीय जनता पार्टी की हो बन जाए जी
तो इसके ऊपर तो सोच विचार कांग्रेस ने करना चाहिए जी। क्योंकि हरियाणा प्रदेश की जनता ये मन बना चुकी थी कि किसानों का बहुत बड़ा आंदोलन था। 750 से ज्यादा किसानों ने जाने खोई थी। 380 दिन तक आंदोलन चला था। इसी प्रकार सरपंचों का आंदोलन था, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का भी आंदोलन था जी। सारा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रोष था जी। कि वो क्यों नहीं सरकार बना सके, कांग्रेस पार्टी सरकार क्यों नहीं बना सकी। इसके बारे में उन्होंने गहन अध्ययन करना चाहिए क्योंकि हरियाणा प्रदेश की जनता की मंशा तो बदलाव की थी और वो अपने आप में बदल भी चुके थे। ये केवल कांग्रेस पार्टी की गुटबाजी, फूट और आपस की लड़ाई, कांग्रेस की लेडूबी, जिसकी वजह से कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई। जहां तक सवाल है क्षेत्रीय पार्टियों का, हमने पहले बहुत लंबे समय तक राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस पार्टी का राज देखा जी। उसके अंदर हमने ये देखा कि आम जनता की कोई सुनाई नहीं होती थी जी। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल 1977 में बने जी और 1977 में जब वो बने उन्होंने राज जो पर्दों के अंदर बैठे अधिकारियों को बाहर निकाला जी, सड़कों पे जनता को लेके आया जी। चौधरी देवीलाल को ये श्रेय जाता है जी कि उन्होंने आम जनता का राज, जिसको प्रजातंत्र कहते हैं जी, प्रजा का राज कायम करने का पूरा प्रयास किया और लोगों के सीधे काम भी उन्होंने किए। मैं ये मानता हूं प्रदेश के सतर पे प्रादेशिक जो पार्टियां हैं, क्षेत्रीय दल हैं जी, वो अक्षेत्र के मुद्दों को, सारे उन समस्याओं का निदान में ज्यादा कामयाब होती हैं बजाय राष्ट्रीय पार्टियों। मादर साहब, चौटाला साहब का भी राज देखा आपने, आप तो उसमें रहे हो। चौटाला साहब के राज में भी ये कहते थे कि भाई जो अपराध आज है ना, वैसे थे, हम तो बच्चे थे उस टाइम का, हमें तो पता नहीं, आप तो सरकार का हिस्सा थे। वो राज कैसा था? वो राज भी मैं मान के चलता हूं कि लोग चंडीगढ़ की ओर दौड़ते हैं। आजकल तो सिस्टम बदल दिए। कोई कहता है सीएम की वहाँ कोठी पे बहुत लोग जाते नहीं जी। लोग कहते हैं कि दरखास्त पकड़ने वाले भी कोई और ही होते हैं, मुख्यमंत्री देखते भी नहीं। पहले लोग चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री के पास जाते थे तो उन्होंने सबसे पहले मिसाल कायम की थी, सरकार आपके द्वार जी। वो हर हलके में अपना सरकार आपके द्वार लगाते थे, लोगों को कहते थे तुम आओ। हजारों की तादाद में लोग पहुंचते थे, समस्याएं लेकर के आती थी, पंचायतें उनको निदान करते थे, उनके लिए ग्रांट देते थे, काम करते थे, गली बनती थी, सड़कें बनती थी, नहरें बनती थी, रजबाए बनते थे, गौ घाट लगते थे, शमशान सजाए जाते थे। ठीक इसी प्रकार से चौपाड़ था, ये सब काम गांव से गांव पहुंचाए मार्ग बनते थे जी। वो इतने काम हुए उस वक्त में, शायद एक रिकॉर्ड था जी। और आपने कहा कि उस वक्त में भी आपराधिक घटनाएं ज्यादा थी जी। मैं ये नहीं मानता जी। अगर आप डाटा उठा करके देखोगे जी, आपराधिक घटनाएं अब तो महसूस होते हैं जी कि जमुनानगर जैसा इलाका जो शांत इलाका होता था जी, उसमें भी अपराधी दंदना रहे हैं। रोज मर्डर होते हैं, कत्ल होते हैं, हत्याएं होती हैं जी, लूटपाट होती है, फिरौती मांगी जाती है। और कल हरियाणा का ही मामला जी, पुलिस को पीटा गया हिसार में। हरियाणा प्रदेश में ये लगता है अब तो चारों तरफ की अगर खबरें इकट्ठी कर लोगे जी, तो एक हरियाणा प्रदेश में ऐसा लगता है कि ब्लड शेड हो रहा है जी, कि रोज गोलियों से भुने जा रहे हैं लोग जी, और सरकार का कोई कंट्रोल नहीं, सरकार हाथ पे आदर के बैठी है। और अपराधी सातवें आसमान पे पहुंचेंगे ही जब सरकार को कार्रवाई ना करे। अगर स्वर्गीय नफे सिंह राठी ने जब गुहार लगाई थी कि मुझे सुरक्षा दी जाए, मुझे इस प्रकार की धमकियां मिल रही हैं जी, तो मैं समझता हूं कि कंट्रोल किया जा सकता था जी। अगर सरकार कोई कार्रवाई ना करे और अपराधियों के तो हौसले फिर सातवें आसमान पे पहुंचेंगे जी, और वो इसी प्रकार की घटनाएं करेंगे। जब आपकी सरकार थी ना जी, 1999 से 2004 तक एक गांव बड़ा फेमस हुआ था, जींद हल्के का गांव है कंडेला, और वही गांव माना जा रहा है कि भाई सरकार ना आने का कारण एक कंडेला गांव है। ऐसा क्या घटना घटी थी? कंडेला कांड का नाम भी दिया जाता है। ये ठीक है, कई राजनेताओं के राज बने जी। जो बंसीलाल का राज बना उसमें भी किसान आंदोलन हुआ था जी, उसमें भी लोग मारे गए थे। जो ब्रजलाल का राज था उसमें भी किसान मारे गए थे। जो ओम प्रकाश चौटाला का राज भी था जी, उसमें भी किसानों का आंदोलन हुआ था, उसमें भी किसान मारे गए थे जी। वो लोग इस प्रकार से सोचते हैं कि शायद कंडेला की वजह से, नहीं,
जी तो ओम प्रकाश चौटाला यहीं पर थे, और जब हमने वह जीत की सीट, कंडैला की सीट, जहाँ कंडैला पड़ता है, जी। वो सीट हमने 2 बार जीती है। जी। आप कहोगे कि फिर उसका क्या असर हुआ? आज जो लोग किसान आंदोलन का ढोल पीट रहे थे, जी। आपने देखा होगा पीछे तो बहुत बड़ा आंदोलन था उचाना में, तो जी। टोल भी मशहूर कर दिया था, जी। विदेशों तक मशहूर था। जी। और आपने देखा होगा धनौदा का टोल भी बहुत मशहूर हो रहा था। जी। दोनों जगह बना कौन? जी। भारतीय जनता बीजेपी। पार्टी के खिलाफ लोग थे, भारतीय जनता पार्टी जीती। जी। ये कहने की बातें हैं। और आप जो कह रहे हो कि फिर गवर्नमेंट नहीं बनी, गवर्नमेंट 2009 में हम 32 MLA बन के गए थे, जी। और 2018 में हम गवर्नमेंट बनाने के बहुत नज़दीक थे। जी। हमारी पार्टी का विघटन हुआ, टूटन हुआ, जी। और जिसकी वजह से हम पार्टी बिखर गई और फिर उसके नज़दीक नज़दीक नहीं रहे। जैसे मादरा साहब किसान आंदोलन की बात करें ना, चौधरी अभय सिंह चौटाला की बहुत बड़ी भूमिका थी। इस्तीफा दिया, आप भी उस टाइम बीजेपी में थे, आपने भी इस्तीफा दिया। जो इनेलो को समर्थन किया इनेलो ने किसानों का, और आपने भी समर्थन किया किसानों का, वो योगदान दिया नहीं लोगों ने आपको? ये सही है, कई बार ऐसा परिणाम नहीं आता जैसा सोचा जाता है। जी। किसान ही बिखर गए। जी। सही पूछो तो अब किसान अगर कोई आंदोलन करना चाहे तो नहीं कर पाते। जी। अभी किसान जिंदा जला दिया पानीपत में, केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने प्रदर्शन किया। जी। और वहां पे और कोई पार्टी गई भी नहीं। जी। और किसान यूनियन भी कोई नहीं गई, सिवाय एक सुरेश कोच जी गए थे। जी। उनने प्रदर्शन किया खरा, बाकी के लोगों ने कोई प्रदर्शन भी नहीं किया। और इसी तरीके से अनेकों मुद्दे हैं, कई तो राजनीतिक दल बन के रह गए किसान यूनियन भी। इस वजह से अब लोगों का विश्वास इतना नहीं जितना पहले उस आंदोलन में हुआ था। 3 काले कानूनों के खिलाफ लोग लामबंद हुए थे जी, और पूरे प्रदेश से किसान एकजुट हुआ था। अब वो नजर नहीं आती बात। और जहां तक सवाल है आपका कि हम क्यों नहीं पहुंच सके सत्ता तक, कोई भी घर, कोई भी पार्टी टूट जाए तो वो बहुत मुश्किल होती है दोबारा से सजोनी। हम कोशिश में हैं फिर से इस बात के लिए कि हरियाणा प्रदेश में INLD का कोई पुराना संगठन खड़ा किया जाए, पुराने और नए साथियों को जोड़ा जाए, एक मजबूत पार्टी बनाई जाए। इसके लिए हम मैदान में निकले हैं और इसलिए अपना संगठन चुस्त और दुरुस्त करने में लगे हुए। मतलब साहब, अगर विपक्ष की भूमिका की बात की जाए ना, चाहे वो विधानसभा में आपके 2 विधायक हैं या धरातल पे बात की जाए, तो इनेलो हर मुद्दे को उठाती है। चाहे वो SYL की बात हो, या जो पानीपत में किसान की हत्या कर दी गई थी उसकी बात हो, या जो बिजली के बिल बढ़ाए थे वो भी इनेलो ने उठाने का काम किया। जो विपक्ष में है पार्टी, 37 विधायक हैं, कांग्रेस बिल्कुल चुस्त बैठी है। वो उनका सिर्फ ये है कि भाई जब इलेक्शन आएंगे तब तो वो बाहर आ जाते हैं, लोगों के हिमायती बन जाते हैं। और जब आप इतना संघर्ष कर रहे हो, लोग चुनाव के टर्मिनल से पीछे हो जाते हैं। कारण क्या मानते हो ये सब आप? कई बार ऐसा नहीं होता जी। कांग्रेस पार्टी के लोग, जैसा कि उनका रवैया रहा है पहले से भी, वो आंदोलनकारी नहीं होते जी। वो आंदोलन कभी करते नहीं, प्रदर्शन कभी करते ही नहीं जी। और जो कांग्रेस आ रही थी पिछले चुनाव में जी, ये हवा थी जो, ये कोई कांग्रेस के नेताओं ने नहीं बनाई थी जी, ये तो जनता ने बनाई थी जी। और जनता ने ये बना दी कि अब कांग्रेस पार्टी का कहीं कुछ रहा नहीं। अब लोग ये देख रहे हैं कि भाई अगर भाखड़ा का पानी कम होता है तो इंडियन नेशनल लोकदल प्रदर्शन करती है, अगर किसान पानीपत में जिंदा जला दिया जाता है तो लोकदल पार्टी ही वहां पर प्रदर्शन करती है, बिजली के रेट बढ़ते हैं तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ही इस पे भी प्रदर्शन करती है जी। ये लोग देख रहे हैं वे कौन विपक्ष की भूमिका निभा रहा है। ये समय आने पे, अब की बार जब समय आएगा चुनाव का, उसमें आप देखोगे कि लोगों का रुझान इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ हो जाए। जो 2024 का चुनाव था ना मादरा साहब, इसमें एक नारा दिया गया था कांग्रेस के द्वारा कि भाई, हुड्डा साहब भी बोलते थे कि किसी और को वोट मत देना, ये वोट काटू की संज्ञा दी जा रही थी आपको बार बार। उस बयान का कितना नुकसान इंडियन नेशनल लोकदल को हुआ? उन्होंने, क्योंकि लोगों को ये था कि बीजेपी को निकालना है, अपना एजेंडा उन्होंने फिक्स किया हुआ था जी, कि कांग्रेस पार्टी का जो भी नेता बोले, उन्होंने ये अंदर की उनकी ये पॉलिसी बनाई हुई थी
के खड़ा होकर के ये कहना कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी तो वोट काटू पार्टी है जी। और जिसका लोगों में ये भी कहा कि बहुत से लोग कहते थे रे कांग्रेस आ रही है, तुम क्यों नुकसान कर रहे हो, हमें भी कहते थे। और उस बात का बहुत असर भी था जी। क्योंकि जिसकी लहर होती है उसकी बातों का असर पड़ता है। परंतु जी। अगर वो वोट काटू मान रहे थे जी। तो सबसे पहले तो उन्हें गठबंधन करना चाहिए था आम पार्टी से। जी। आम पार्टी उनकी उसमें पार्लियामेंट में सहयोगी दल था। हाँ, अगर वो उसके साथ भी गठबंधन कर लेते जी। तो भी उनका शायद काम राज बनाने का चल जाता। जी। परंतु वो बहुत अहंकार में थे, उन्होंने ओवर एस्टिमेट किया जिसकी वजह से वो गवर्नमेंट नहीं बना सके। और प्राय राजनीतिक दल एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए इस तरह की बातें करते रहते हैं। वोट काटू कह लो, कुछ कह लो, जो उनका कांग्रेस का एम था वो पूरा नहीं हो सका और अब वो बैक फुट पे हैं। मतलब सब जैसे 2014 का चुनाव देखा जाए, आपने क्लैब से लड़ा, 2019 का चुनाव आपने नहीं लड़ा, 2024 में फिर आप चुनाव में आते हो, जबकि लोगों में एक बात चलती है कि जो मदरसा साहब है ना, वो जो हाँ भरते हैं, पक्की भरते हैं, जैसे अभय सिंह के बारे में लोग कहते हैं किलायत हल्के में ऐसी आपके बारे में कहा जाता है। समय समय की बात है, समय पे कई बार खोटा सिक्का भी काम आ जाता है, खोटा सिक्का चल भी जाता है। मैं किसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, परंतु राजनीतिक परिस्थितियां बदलती रहती हैं और 2014 का इलेक्शन क्यों हारे थे, बहुत बड़ी साजिश षड्यंत्र के शिकार हुए थे जी। वो किसी और के नहीं, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी अपने ही फूट में आ रही है। हम इंडियन नेशनल लोकदल के कुछ नेताओं की वजह से आ रहे, क्योंकि टिकट समय पे नहीं दिया गया। 4-5 लिस्टें आई, उसकी के बाद टिकट मिला, टिकट देरी से मिलना एक षड्यंत्र था और फिर उसमें भी लेग पुलिंग करना, वोट दूसरी तरफ गिराना, वो बहुत बातें। कौन लोग थे? क्या डॉक्टर अजय सिंह चौटाला? मैं इस बातों पे बजाना नहीं चाहता। अब वो समय चला गया, ना ही उनको उठाने का कोई मुद्दा बनाने की कोई जरूरत नहीं है। वो दौर चला गया और उस दौर को भूल जाना ठीक होता है। जो इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यकर्ता है ना मद्रा साहब, 20-25 साल हो गए राज्य में नहीं आए, फिर भी आपके कोई साथ बात खड़ा नहीं, है। कांग्रेस पार्टी को भी 15 साल हो जाएंगे। कार्यकर्ता आज भी आपके साथ खड़ा है। हमें विपक्ष में रहने की आदत है, बनी रहेगी। और मैं कोई सत्ता का भूखा भी नहीं हूं। मैं सत्ता मेरे पास से होकर के गुजरी है कई बार, और ना इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता ज्यादा भूखे हैं इस बात के भी हमारी सरकार होनी चाहिए। और ना हमें कोई खास लंबा चौड़ा किसी से काम है और ना हमें कोई जवाब भी नहीं देते। लोगों के बीच में एक चर्चा चलती है जी, इसी चुनाव की बात करता हूं मैं, विधानसभा 2024 की, कि खुद मुख्यमंत्री नायब सैनी ने आपको कई बार टिकट का ऑफर किया है कि भाई बीजेपी से लड़ लो, कलायत में बीजेपी से लड़ लो। कितनी सच्चाई है? ऐसे वक्त पे नहीं मैं ऐसा कर सकता था, चाहे वो मुझे ऑफर करें ना करें। सच्चाई है इन बातों में मद्रा साहब? और ना ही कोई इन बातों का कोई अब वो नहीं है, कोई मायने नहीं है। अब वो दौर जा चुका है, वो इलेक्शन जा चुका है। वो मेरी और मुख्यमंत्री की या कोई उनके नेताओं की आपसी बातें वो थोड़ी बार करेंगे हम, या उनको डिस्क्लोज प्रेस में कर देंगे। तो अंत में हरियाणा प्रदेश की जनता को क्या मैसेज देना चाहोगे मद्रा साहब? मैं सभी से कहूँगा कि प्रादेशिक मुद्दों पे और बिगड़ती कानून व्यवस्था को फिर से संभालने के लिए, हरियाणा प्रदेश को विकास के पथ पे ले जाने के लिए आइए सारे मिलकर के इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को मजबूत करें। धन्यवाद। मद्रा साहब थे इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश प्रधान। आपने इनकी पूरी बातें सुनी। एक सभ्य कमेंट के माध्यम से आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा, तो जुड़े रहे ग्रामीण अंचल की बुलंद आवाज चढ़ता हरियाणा के साथ। जय जवान जय किसान, राम राम।